नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 3-4 सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उत्तर भारत में उसका जो सफल अभियान था मुस्लिम वोट के वीटो को न्यूट्रलाइज करने का, वो उसके लिए पूरब और दक्षिण में समस्या बन रहा है? वो वीटो वो उस तरह से उसको अमान्य नहीं कर पा रही है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है। एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पार्टी के, किसी सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीता जा सकता है? और तीसरी बात, क्या हिंदू मतदाताओं से और समर्थन मिलने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दी है? ये स्पेसिफिक सवाल है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। बाकी दोनों सवाल जो है वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ये सवाल फिलहाल जो है वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह से प्रशंसा की पश्चिम बंगाल की इकाई की, वो एक संकेत था कार्यकर्ताओं को उठकर खड़े होने का, और साफ निर्देश है राज्य के नेताओं को कि 2021 जैसी स्थिति फिर नहीं बननी चाहिए। कार्यकर्ता अगर संकट में हो, कठिनाई में हो, तो उसके साथ नेता खड़े नजर आए हर हाल में, हर कीमत पर। दूसरा, ये संदेश ममता बनर्जी और उनकी सरकार को भी है कि 2021 को अगर रिपीट करने की, उसको दोहराने की कोशिश हुई, उस तरह का फिर कोशिश हुई, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और जब केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की चेतावनी मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो पहला सवाल हिंदू मतदाताओं को लेकर। बीजेपी को करीब 38%, 38% से ज़्यादा वोट मिले 2021 के विधानसभा चुनाव में। ये उसका मैक्सिमम है विधानसभा चुनाव में। और आपको याद हो तो चुनाव के दौरान ही या चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 70% हिंदू वोट लेकर नहीं आती, तब तक उसके लिए सत्ता में आना संभव नहीं है। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में 30% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। 70% या उससे थोड़ा कम जो है वो हिंदुओं की आबादी है। उसमें से 38% बीजेपी ले चुकी है। तो उसके सामने जो बाकी 32% है वो अलग अलग पार्टियों का, खास तौर से सबसे ज़्यादा उसमें हिस्सा है तृणमूल कांग्रेस का। वो हार्ड कोर कैडर है। उस कैडर में सेंध लगा सकती है क्या बीजेपी? बीजेपी को लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। उसके लिए उस वर्ग में जो है पहुंचना, उसको तोड़ना उसको मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन उसने प्रयास छोड़ा है ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ एक दूसरा प्रयास हो रहा है, और इसी प्रयास के चलते आपको पिछले दिनों जिस तरह से हो रहा, हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव से शुरू हुआ जो सिलसिला पसमानदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने की, और जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली की कार्यकारिणी में बात कही कि वोट की दृष्टि से मत सोचिए, समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़िए। उसमें खास तौर से उन्होंने वोहरा और पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों की बात की। तो पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा, वैसे भी मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पसमानदा समाज के लोगों का है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा ज़्यादा है। और इन लोगों की अशिक्षा का फ़ायदा भाजपा के विरोधी उठाते हैं, ये छवि बनाने में कि भारतीय जनता पार्टी उनको इस देश से निकाल देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उनको इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है, उनको मार देना चाहती है, मरवा देना चाहती है। इस तरह का तमाम प्रचार किया जाता है। बीजेपी उसी को काउंटर करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि पसमानदा समाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी की पहुंच इस समाज में हो, और ये हमको वोट करने लगेगा, ये उनको उम्मीद नहीं है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उस तरह से नहीं होगा, बदला लेने जैसा उस भाव नहीं होगा, इसकी कोशिश है। क्योंकि मुश्किल ये है बीजेपी की कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों इतना नीचे चले गए हैं कि उनसे इस वोट के बंटवारे की फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है।
हालांकि सीपीएम ने थोड़ा थोड़ा जो है सांस लेना शुरू किया है, लेकिन उसको उठने में, खड़े होने में अब बहुत लंबा समय लगने वाला है, अगर वो खड़ी हो पाई तो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि सीपीएम खड़ी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि सीपीएम के खड़े होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के भी वोट बटेंगे, तृणमूल के तो बटेंगे ही। तो बीजेपी ये चाहती है कि उसका 38% का जो थ्रेशोल्ड है उससे उसका वोट शेयर नीचे ना जाए, और उसकी पहली परीक्षा जो है पंचायत चुनाव में होने वाली है। पंचायत चुनाव के लिए इसलिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है, और इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जो उनको एक्सटेंशन मिला है अध्यक्ष के रूप में 30 जून तक का, 2024 तक का, उसके बाद पहला जो कार्यक्रम किया वो पश्चिम बंगाल में किया। तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल है क्या मामला, बीजेपी को ये लग रहा है कि बंगाल और तेलंगाना, पूरब और दक्षिण में उसका ये जो नया द्वार अगर बन जाए, ये खुल जाए, तो उसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थिति पाना आसान हो जाएगा जो 50 और 60 के दशक में कांग्रेस पार्टी की थी। उस तरह का वर्चस्व उसका स्थापित हो जाएगा पूरे देश में। लेकिन जब तक ये दोनों द्वार नहीं खुलते, तब तक उसके लिए कठिनाई आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बिहार और उड़ीसा में जीतना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान हो जाएगा और बंगाल जीता और तुरंत जीत जाएंगे, लेकिन अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। इसी तरह से तेलंगाना, कर्नाटक पहले से है, तेलंगाना में अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो उसके लिए दक्षिण में पैर पसारना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। तो सवाल वही जो मैंने शुरू में कहा, क्या बीजेपी हिंदुओं से हार गई है? ये नज़र आता है। हार गई है कहना शायद ज़्यादा कड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन अपेक्षा कम हो गई है, कम से कम पश्चिम बंगाल में। बीजेपी को नहीं लगता कि अब और ज़्यादा हिंदू उसका साथ देंगे, इसलिए उसने एक नया दरवाज़ा, खिड़की खोलने की कोशिश की है। दूसरा सवाल भ्रष्टाचार का। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है? लड़ा तो जा सकता है, कभी भी किसी भी मुद्दे पर जीता जा सकता है। तो उसके उदाहरण क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। जब मायावती की बसपा की सरकार जो है 2007 में हारी थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का। देखिए, किसी चुनाव में हार जीत किसी एक मुद्दे से नहीं होती, लेकिन उस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, प्रमुख मुद्दा होता है, मान लिया जाता है कि उसी मुद्दे के आधार पर चुनाव में हार जीत हुई है। तो 2007 का उदाहरण वो है। मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी हर बार जो है अराजकता के नाम पर, गुंडई के नाम पर, माफिया राज के नाम पर हारती है। उसका भ्रष्टाचार जो है वो पीछे चला जाता है, ये हावी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मुद्दा जो है कानून व्यवस्था का बनता है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। इसी तरह से दक्षिण में, तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बारी बारी से आते जाते रहते हैं। अब विकल्प तीसरा है नहीं, तो मतदाता के सामने यही विकल्प है कि बदलते रहे, और उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प है नहीं, तो इसलिए बदलते रहते हैं। इसी तरह के उदाहरण आपको और राज्यों में भी मिल जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मोटे तौर पर 3 उदाहरण नज़र आते हैं। पहला, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जो जेपी आंदोलन था वो शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन ये अलग बात है कि 1977 के चुनाव में जो फैसला आया उसमें सबसे बड़ा योगदान जिस मुद्दे का था वो था इमरजेंसी, और इमरजेंसी में भी नसबंदी का मुद्दा। तो इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना प्रभावी उसमें नहीं रह गया था। आंदोलन में तो था, लेकिन उसके बाद जब पार्टी बनी, चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया, उसमें इमरजेंसी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार कोई, मेरी नज़र में केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गई तो 1989 में राजीव गांधी की, बोफोर्स में दलाली के मुद्दे पर। उस चुनाव में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे प्रभावी मुद्दा वही था, और 412 सीटें लेकर जीतने वाली 84 में पार्टी आधी सीटों पर सिमट गई, आधी से भी कम सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की उतनी बड़ी हार, इतने मार्जिन की हार जो है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और उसके बाद जो है 1989 के बाद 2014 का चुनाव, अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के विरोध में जो माहौल देश में 2014 में
नरेंद्र मोदी की ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनका राष्ट्र प्रेम, ये सब मिलकर, और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को आप करप्ट नहीं कर सकते, अनकरप्टेबल है नरेंद्र मोदी। ये बात उनके व्यक्तित्व का ये पहलू सबसे ज़्यादा लोगों के सामने आया। वो सख्त प्रशासक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये सब बातें थी। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है वो सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी और 14 में मतदाताओं ने पूरी तरह से उसको डुबो दिया। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। यही मानकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को, ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। उसके मंत्रियों, उसके नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी के जो मामले हैं उनमें तेजी लाई जा रही है। उनमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका फैसला जल्दी हो। उसके अलावा जो पहली बार होने जा रहा है, केंद्रीय योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, उनके क्रियान्वयन में जो गड़बड़ियां हो रही, जो भ्रष्टाचार हो रहा, उस पर बड़ी कड़ी नज़र है केंद्र सरकार की। और कड़ी नज़र है इसलिए कि जो सीएजी के ऑडिट में गड़बड़ियां निकल कर आ रही हैं, उनकी जांच करा रही, उनकी निगरानी करा रही केंद्र सरकार। वो मनरेगा से लेकर पीएम आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, दूसरी जो योजनाएं हैं, उन सब में जो भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे मनरेगा में 80 लाख जॉब कार्ड जुड़ गए हैं आधार से, और अब बीजेपी का ये आरोप है कि 80 के 80 लाख लोग फर्जी हैं, इनका पैसा हड़प लिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि जिन लोगों ने इन योजनाओं का पैसा हड़पा है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, उनसे वसूली की जाए। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन रहा है। दूसरा जो पहली बार हो रहा है, दूसरी बात भी वो ये कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को आदेश है कि केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके जो दस्तावेज हैं, वो पश्चिम बंगाल के नेताओं को उपलब्ध कराए जाएं, और पश्चिम बंगाल के जो राज्य के नेता हैं वो अपने नीचे के नेताओं को उपलब्ध कराएं, और कार्यकर्ता लेकर ज़मीन पर जाएं, लोगों को बताएं कि देखिए कैसे ये सरकार आपका हक मार रही है। ये इतनी चौतरफा जो है हमले की तैयारी है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, जो इससे पहले किसी राज्य में शायद नहीं हुई होगी। भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम कोर वोट है ममता बनर्जी को, उसमें सेंध लगाने की, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैंने पसमानदा समाज की बात की ही। उसके अलावा जो बीजेपी का कार्यकर्ता करने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये पंचायत चुनाव के पहले से शुरू होगा और लोकसभा चुनाव से होकर विधानसभा चुनाव तक जाएगा। वो ये है कि मुस्लिम मतदाताओं को ये बताना कि सीए का जो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे भारत के मुसलमानों पर कोई असर पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठा प्रचार है। अब इन बातों का मुस्लिम समाज पर कितना असर होगा, बीजेपी के प्रति कितना नरम होंगे, ये मालूम नहीं। लेकिन पार्टी की ओर से ईमानदारी से पूरी कोशिश हो रही है। तो ममता बनर्जी की चौतरफा घेरेबंदी हो रही है। वो जगदीप धनखड़ के राज्यपाल रहते हुए एक जो परसेप्शन बना था कि लड़ाई मुख्यमंत्री और गवर्नर की हो रही है, उसको भी बीजेपी ने बदलने की कोशिश की है। नए जो गवर्नर गए हैं उनके ममता बनर्जी के बीच में इस समय बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो जो नैरेटिव था वो पार्टी से हटकर जो है राजभवन चला गया था, उसको राजभवन से निकालकर फिर पार्टी और ज़मीन पर लाने की कोशिश हो रही है। इन कोशिशों का कितना असर होता है, इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है 18 के मुकाबले, तो निश्चित रूप से जानिए कि 2024 में उसका जो लक्ष्य है 42 में से 25 लोकसभा सीटें जीतने का, वो संभावना के दायरे में आ जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी 25 सीटें जीतने जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस संभावना के दायरे में आ जाएगा, यानी वो असंभव नहीं रह जाएगा। वो बीजेपी हासिल कर सकती है, उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं, उनको अगर पूरी करती है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करना पड़ेगा। अगर बीजेपी वो सब कर लेती है तो वो असंभव नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।